हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपने बात करेंगे, ये जो क्लास रहने वाली है वो समसामयिकी विषय पर रहने वाली है। और समसामयिकी विषय में अपने मार्च और अप्रैल मंथ का जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनको मैं लेके आया हूँ। और मार्च और अप्रैल 2025 के, ठीक है। तो ये कौन से यानी भर्ती के लिए काम आने वाली है, आगामी आने वाले एग्जाम जो है पटवारी के हैं। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, इनमें ये काम आने वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे जो भूलना मत, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लेना भी, ठीक है। और आपको ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम, इसका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सअप का लिंक है उसमें, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके नंबर बिल्कुल गोपनीय रहेंगे और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज चलते हैं पहले प्रश्न पर, बात करते हैं समसामयिकी विषय पर। पहला प्रश्न, शिमला के तारादेवी में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे। यानी शिमला, यानी इस रोपवे का नाम ही क्या है? तारा देवी। क्या नाम है? तारा देवी। तो सबसे बड़ा एशिया का, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहां पर है? तो शिमला यानी तारा देवी, शिमला, या और कोई जगह के नाम दे सकते हैं। चार ऑप्शन में दे रखते हैं ये। तो ऐसे में ये तारा देवी शिमला आप याद रखोगे। और इसकी लागत जो है वो 1734 करोड़ रुपए से इसकी लागत है, ठीक है। और ये लंबाई, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 13.79 किलोमीटर। 13 किलोमीटर, यानी 13.79 किलोमीटर लंबी ये रोपवे जो परियोजना है रहने वाली है, ठीक है ना। ये है रोपवे। जैसे दो पहाड़ियों के मध्य में दूसरी पहाड़ी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना है तो इसके मध्य में तार के माध्यम से, ठीक है ना, तार के माध्यम से जो ये जाता है, जिस तरीके से ये वो लेके जाते हैं, तो इसे बोलते हैं रोपवे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ये तार लगी होती है और उस तरफ से ये इधर से चलती है गाड़ी, और ये चलने के बाद में फिर ये आगे से दूसरी पहाड़ी पर चली जाती है, ठीक है। और ऐसे में आना जाना ये होता है, और ये शेर या पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्शनीय है ये। फिर बात करते हैं वक्फ संशोधन 2024। जो बिल है वक्फ संशोधन 2000, बिल जो आया है वक्फ का, ठीक है ना, ये किसका बदलाव करने वाला है? कौन से, इससे पहले कौन सा एक अधिनियम था उसका बदलाव करने वाला है? ये 1995 का अधिनियम। यह बिल जो है ना, ये वक्फ अधिनियम 1995, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला है, ठीक है। वक्फ बोर्ड, ये क्या है? वक्फ बोर्ड मुसलमानों की दान वाली जो संपत्तियों का प्रबंधन करता है। ये वक्फ बोर्ड क्या है भी, इसका काम क्या है? इसमें काम ये है कि मुसलमानों की दान दी जाने वाली संपत्तियां हैं उनका ये प्रबंधन करता है, उनकी देख रेख करता है। अब ये दिक्कत क्या आई इसमें? दिक्कत, संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ी? वक्फ संशोधन यानी संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, दुरुपयोग बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया इस बोर्ड में, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम सख्त करने हेतु इस संशोधन को फिर यानी 2024 से लाना पड़ा इनको, ठीक है। नए बिल से बड़े बदलाव क्या है, या बड़े बदलाव क्या हुए हैं? अब नया बिल है, इसमें बड़े बदलाव क्या होने वाले, क्या हुए हैं? वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं करेगा। अब पहले क्या करते थे, कोई अगर मुसलमान की संपत्ति है, अगर मान लो उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो क्या कर देते थे, यानी वक्फ संपत्ति संपत्ति घोषित कर देते थे। ऐसे तो इसका मतलब ये जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि सरकारी संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकेगा। सरकारी संपत्तियां उस पर किसी प्रकार का इसमें इस बोर्ड में शामिल नहीं होने वाली है। कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के नाम पर है तो कलेक्टर इसकी जांच करेगा। यानी जांच अधिकारी कौन है इसका? यानी कलेक्टर, सर्वोच्च जो आईएएस अधिकारी है वो इसका क्या करेगा, यानी जांच करेगा और राज्य सरकार को सौंपेगा। जांच करने के बाद में ये जो निर्णय होगा या जो रिपोर्ट होगी वो किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। आगे बात करते हैं इसमें। अब पुरातन या पुरातत्व सर्वेक्षण के अब तक 280 से अधिक स्मारक भी वक्फ से यानी मुक्त हो जाएंगे। इसके यानी अधिनियम के आने के बाद में ये बिल पास हो गया। इसके बाद में अब क्या हुआ है, 280 के आसपास जो स्मारक है वो भी क्या कर रखे थे, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत शामिल कर रखे थे। ये क्या हो जाएंगे, इसे वक्फ बोर्ड से मुक्त हो जाएंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल अनिवार्य है। इस ये नए बदलाव में ये शामिल करने, यानी ये उन्होंने शर्तें या इस तरीके से ये क्या किया है
नियम लेके आए हैं, 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होने चाहिए। बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं को भी रखना भी जरूरी हो गया है। अब इसमें नए अधिनियम में क्या है, 2 मुस्लिम महिलाओं को भी रखना अनिवार्य कर दिया है। और संपत्ति वक्फ की होगी या नहीं, यह तय कौन करेगा, कलेक्टर तय करेगा। इसका अधिकार क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में, ये कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। संपत्ति का पुरुष उत्तराधिकारी न हो या पुरुष उत्तराधिकारी न होने पर वह संपत्ति पहले क्या हो जाती थी, महिला उत्तराधिकारी की न होकर के वो वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। अब इसमें बदलाव करके वो ये किया गया कि संपत्ति में महिला उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। अगर मान लो पुरुष संपत्ति पुरुष के नाम है और अगर मान लो कि बाई चांस वो पुरुष न रहे तो वो संपत्ति वक्फ के यानी अधीन चली जाती थी, महिला के नाम नहीं होती थी, ठीक है ना। अब नए बदलाव में क्या है कि उसकी जो उत्तराधिकारी है वो क्या हो सकती है, महिला भी हो सकती है। वही जमीन दान दे सकेगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी वही दान दे सकता है, अन्य दूसरा कोई दान नहीं देगा या किसी से दिलवाएगा नहीं, ठीक है। वक्फ संपत्ति की आय में महिलाओं का हिस्सा होगा। जो आय होगी, जो वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है जिसमें से आय हो रही है, उस आय में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा, महिलाओं का। पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। और सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन होनी होगी, ये सारी की सारी। अब नए नियम के अनुसार ये ऑनलाइन करने वाले हैं सारे, ठीक है, ताकि पता चलता रहे भी कितनी संपत्ति है, कितनी और आ रही है, कितनी यानी इसमें बाहर यानी वक्फ से बाहर निकाली जा रही है और इससे कितनी आय प्राप्त हो रही है, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। बिना पुख्ता सबूत संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, अब सत्यापन और दस्तावेजीकरण गहरी जांच कलेक्टर करेगा। ये सारी जांच कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और पहले ये वक्फ का फैसला अंतिम माना जाता था। अब इसके यानी वक्फ के यानी फैसले के ऊपर अपने कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में इसकी यानी सुनवाई या अपील की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। और पहले ये बोर्ड ये मानता था कि हमारे से या इस बोर्ड से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संशोधन में ये कह दिया भी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो किसी भी चुनौती लगानी है तो ये हाई कोर्ट इसके ऊपर और कोर्ट बैठा है, वो इसका फैसला करेगा। वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार सरकार का होगा और जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर नजर होगी, ठीक बात है। और महिलाओं के उत्तराधिकारी अधिकारों को सुरक्षित किया गया है ताकि उन्हें विरासत से वंचित नहीं किया जा सके, ठीक है। तो महिलाओं के उत्तराधिकारी का अधिकारों का यानी ये भी क्या है, उनको सुरक्षित किया गया। ऑडिट कराने का 90 दिनों में भीतर हाईकोर्ट, ये सब चीज़ें उसमें नए बदलाव में आ गई हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मंत्री की बात करें तो किरेन रिजिजू, ठीक है, ये है इनके अल्पसंख्यक मंत्री है, किरेन रिजिजू। अनुच्छेद, ये जो संपत्ति का उल्लेख है, ये धर्म की यानी नाम पर संपत्ति का उल्लेख है, ये कौन से संविधान के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है, ये 25 और 26 में मिलता है। अनुच्छेद यानी 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें 25 और 26 में इसका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकायुक्त संस्था को दंतहीन शेर करार दिया जाता है। ये देखो आरएस मेंस के लिए ऐसा प्रश्न ये बन सकता है कि लोकायुक्त संस्था को दंतहीन शेर करार दिया जाता है। स्पष्ट करना है, क्या स्पष्ट करना है, क्योंकि लोकायुक्त का काम क्या है, भ्रष्टाचार जो है उस पर निगरानी रखना, यानी भ्रष्टाचार जितने भी लोग हैं उनकी जांच करना, उनकी निगरानी करना। ऐसे लोग लिप्त तो नहीं है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित या ऐसे कामकाज से संबंधित ये लोकायुक्त है, ठीक है ना, ये संस्था बनाई गई है। और इसी तरीके से अगर लोकायुक्त की बात करें तो ये दंतहीन शेर कैसे है, शेर की तरह काम कर रही है परंतु इसके दांत नहीं है। शक्तियां तो है परंतु सलाहकारी है, शक्तियां तो है उसके पास दी गई है परंतु वो क्या है, शक्तियां सलाहकारी है। ये इसके मतलब कारण है ऐसे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य हैं परंतु कार्यवाही नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य है परंतु भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य तो करते हैं वो, परंतु कार्यवाही नहीं कर सकते। तो फिर हो गया ना शेर की यानी दंतहीन शेर की एक कहानी वाली बात होगी इसमें। नियंत्रण का अधिकार है, नियंत्रण का अधिकार तो है परंतु पुलिस बल नहीं है उनके पास। तिजोरी है उनके पास, पैसा नहीं है। तिजोरी होने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर पैसा डालो ना, तो पैसा नहीं है। तो ये चीजें हैं, इस वजह से अपने कह सकते हैं कि लोकायुक्त संस्था क्या है, दंतहीन शेर करार दिया गया है।
अब इसमें बदलाव या फिर इसमें परिवर्तन लाने के लिए सुझाव दिए हैं। क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं अगर मान लो कि अलग से पुलिस और छापे डालने का अधिकार दिया जाए, और विश्वविद्यालय स्टाफ, कुलपति, सरपंच, पार्षद जांच के दायरे में आए, यानी इनको दायरे में, यानी पार्षद, इनको जांच के दायरे में लाया जाए। विश्वविद्यालय स्टाफ, कुलपति अभी बाहर है, ठीक है, सरपंच पार्षद इनकी जांच नहीं की जा सकती, अब इनको दायरे में लाया जाए, ठीक है। लोकायुक्त संस्था को फंड फंक्शनरी और अधिकार देकर के मजबूत बनाया जाए, यानी फंड दिया जाए और फंड देकर के अधिकार उनको, यानी पैसा और वित्त यानी उनको दिया जाए और उनको अधिकार देकर के ये मजबूत कराएं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश व केरल की तरह लोक सेवकों को शिकायत करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। ये 4 बातें। 5वीं बात इसमें देखो, लोकायुक्त की शिकायत मानना बाध्यकारी हो। अब तक क्या है, लोकायुक्त शिकायत मानना क्या है, बाध्यकारी नहीं है, तो ये क्या होनी चाहिए, बाध्यकारी होनी चाहिए। इसलिए 5वीं। और उसके बाद में पद रिक्ति को पूर्ण करना, तो पद अभी तक यानी खाली चल रहे हैं, इस तरीके से इन पदों को भी यानी पूर्ण रिक्ति है उसको भरना, और लोकायुक्त को शिकायत मानना, बाध्यकारी होना, और ये इनकी तर्ज पर लोक सेवकों को भी शिकायत करने का अधिकार देना, फंड फंक्शनरी अधिकार देकर के मजबूत करना, और इनको जांच के दायरे में लेके आना, कुलपति और सरपंच और पार्षद जांच को, और उसके बाद में पुलिस बल और छापे डालने का अधिकार भी दे करके इस संस्था को मजबूत किया जा सकता है। नहीं तो ये दंतहीन शेर ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसको स्पष्ट करके आप बता सकते हो। म्यांमार भूकंप हादसे में यानी मृतकों की संख्या अब तक 3085 तक पहुंच गई है। अब आपको संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में आने वाला कोई एग्जाम है ना नजदीक में, तो ऐसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी तीव्रता ये कब आया था। देखो 28 मार्च को आया था, और इसकी तीव्रता कितनी थी, इसकी तीव्रता 7.7 तीव्रता की थी भूकंप ये, और इसका केंद्र जो था वो कौन सा शहर था या कौन सी जगह थी, ये था मांडले शहर, म्यांमार का मांडले शहर था ना, वो क्या था, इसका सेंटर था, भूकंप का केंद्र था। तो ये ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। तो अपने को गिरफ्तारी अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार है या नहीं है, ऐसे अपने कोई मतलब नहीं, अपने को तो ये इसे मतलब है सेंटिनल, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, ये कहां पर है, अंडमान निकोबार, इसके नॉर्थ साइड में सेंटिनल द्वीप पड़ता है, ये ध्यान रखना भी। सेंटिनल द्वीप है वो कहां पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, इसका जो नॉर्थ हिस्सा है वो सेंटिनल द्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सेंटिनले जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। फिर चलते हैं, हाल ही में मोदी जी श्रीलंका यात्रा के दौरान समझौता किया उन्होंने, क्या समझौता किया, भारत के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये श्रीलंका ने कही है बात, ठीक है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारी दिसानायके, उन्होंने ये बात कही है। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान कौन से सम्मान से, मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा गया, ये ध्यान रखना भी। हाल ही में उनकी यात्रा थी श्रीलंका, तो श्रीलंका में गए हैं, उन्होंने कई उद्घाटन भी किए हैं, आगे बात करते हैं इसमें। और इनको यानी मित्र विभूषण अलंकार से या फिर उनको सम्मान से नवाजा गया है हाल ही में मोदी जी को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, रातापायली गांव क्यों चर्चा में, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे में याद रखो आप, रातापायली गांव जो है, रातापायली छत्तीसगढ़ का गांव है, किसका, ये छत्तीसगढ़ राज्य का गांव है। और ये राजनांदगांव जिला, एक जिला है, जिले का नाम है राजनांदगांव, ठीक है। इसका रातापायली गांव ये है, और ये देहदानियों का गांव बन गए हैं अब तक, यानी 144 जनों ने देह दान कर दिए, जैसे नेत्रदान है, ठीक है, रक्तदान है, उसी तरीके से ये पूरे शरीर को दान कर रहे हैं, देह दान का गांव बन गए हैं। तो मरने के बाद पूरे शरीर को दान में देना, ये पहले ही देह दान कर चुके हैं, ठीक है। और अब तक यानी 144 लोगों ने देह दान किया है, और इसकी शुरुआत
रिटायर्ड शिक्षक पुनारद दास साहू ने की है। तो ये याद रखोगे आप, रातापायली गांव को। ठीक है, किसको याद रखोगे? रातापायली गांव को याद रखोगे। फिर बात करते हैं सुदर्शन पटनायक। ब्रिटेन में मिला इनको सैंड मास्टर का खिताब, यानी सैंड मास्टर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कौन सा? फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर अवार्ड मिला इनको। पूरा नाम है इस अवार्ड का, फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर। और इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी में शुरू सैंड वर्ल्ड महोत्सव में उन्होंने गणेश जी की मूर्ति बनाई है, गणेश जी की रेत की मूर्ति बना करके, और ये अवार्ड जीत लिया है उन्होंने। ठीक है, और ऐसा अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय है। पहले क्या है? भारतीय। ये ध्यान रखना भी, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि ये पहले भारतीय है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, पटनायक ये पहले भारतीय कौन से अवार्ड पाने वाले? सैंड मास्टर, या आपने कह सकते हैं फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर, ऐसे जो अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, तो इनमें से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऑप्शन के माध्यम से। सुदर्शन पटनायक को कौन सा यानी अवार्ड मिले? इनमें से 4 अवार्ड के नाम दे सकते हैं, या फिर ये अवार्ड का नाम दे करके इन चारों के 4 नाम बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पम्बन रेल पुल। अभी पम्बन रेल पुल का उद्घाटन हुआ है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट पम्बन रेल पुल, यानी ये है, इसका नाम है पम्बन रेल पुल का उद्घाटन हुआ है 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वर यानी रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और वहां से इसकी यानी क्या है लागत क्या है इसकी? 550 करोड़ रुपए की लागत। 1914 में बने पुराने ब्रिज की जगह लेगा ये, 1914 में बने पुराने ब्रिज की जगह लेगा। 2.08 किलोमीटर लंबा ब्रिज रामेश्वर पंबन द्वीप, ये देखो रामेश्वर में है पंबन द्वीप, और इस पंबन द्वीप को किससे जोड़ता है? मंडपम, किससे जोड़ता है? मंडपम तमिलनाडु से जोड़ता है। दोनों ही क्षेत्र तमिलनाडु में, परंतु पंबन द्वीप को किससे जोड़ रहे हैं? मंडपम से जोड़ रहे हैं। और इसमें जो पंबन रेल पुल है, ये पुल है दो स्थानों के मध्य में। ठीक है ना, एक तो रामेश्वरम और मंडपम, इन दोनों को जोड़ रहा है ये ध्यान रखना भी। ठीक है ना, दोनों स्थानों के नाम याद रखना कि किन स्थानों को जोड़ रहे हैं। इसका उद्घाटन हुआ है 6 अप्रैल 2025 को, मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। इसकी जो लागत आएगी वो कितनी आई है? 550 करोड़ रुपए। और ये पुराना जो ब्रिज है किसकी, यानी 1914 में जो पुराना ब्रिज बना था उसकी जगह पर ये बना है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ये है ब्रिज। ठीक है ना, ये 2 क्षेत्रों को जोड़ रहा है ये ब्रिज, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्रिज, और वर्टिकल कंडीशन में है, क्योंकि ये ब्रिज दूसरी कंडीशन में, यानी अगर पानी वाले जहाज आते हैं तो भी क्या होता है, ये ऊपर लिफ्टों के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है, फिर इनको जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हाईटेक मतलब तकनीकी से बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। साथ ही नई रामेश्वरम ताम्रम यानी रेल सेवा को भी हरी झंडी दी। ठीक है ना, तो ये रामेश्वरम ताम्रम चेन्नई रेल सेवा जब यानी पुल का उद्घाटन किया, इसके साथ ही रामेश्वरम ताम्रम जो चेन्नई रेल सेवा है उसको भी हरी झंडी दिखाई गई और शुरू कर दी रेल ये। और पीएम मोदी ने 8300 करोड़ रुपए यानी 8300 करोड़ की रेल और सड़क परियोजना, इसका भी आधारशिला या उद्घाटन किया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। ये है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो ये रामनाथ स्वामी मंदिर है, याद रखें, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ में प्रश्न ये यानी रामेश्वर ताम्रम रेल सेवा शुरू की, ये भी पूछा जा सकता है इनमें से, यानी कथन दे करके। और ये जो रेल सेवा ये कितने यानी एक रेल और सड़क परियोजना है, इसका उद्घाटन किया, तो इसमें कितनी लागत आ सकती है? 8300 करोड़ रुपए की। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस अवसर पर श्रीलंका में, इसी अवसर पर जो ये उद्घाटन करने गए थे, इसी अवसर पर क्या हुआ, 128 किलोमीटर लंबे माहो ओमान बाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में है ये,
और इसने भारत ने सहायता दी है इस यानी रेलवे के लिए। ठीक है, इस रेलवे के लिए भारत ने सहायता दी है। कितनी सहायता दी है? 9.12 करोड़ डॉलर, 780 करोड़ होते हैं, 780 करोड़ उनकी हेल्प की है। ठीक है, श्रीलंका में अनुराधापुरम या अनुराधापुरा स्थित जयाश्री महाबोधि वृक्ष में पूजा अर्चना की मोदी जी ने, और वहां मौजूद बोधि वृक्ष बोध गया से ला करके अशोक पुत्री यानी संघमित्रा द्वारा यहाँ पर लाया गया था, इसलिए वहां पर क्या है, महाबोधि मंदिर भी बना हुआ है। इसमें महाबोधि मंदिर और यहीं पर बोधि वृक्ष है, यहाँ पर बोधि वृक्ष है। और ये बोधि वृक्ष कहाँ से ले गए थे? ये बोध गया से। और कौन ले गई थी? संघमित्रा ले गई थी, ऐसा अपने को इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन के डायमंड हॉल में सुरक्षा सेवा प्रभाव के आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर, देखो अब नेक्स्ट प्रश्न है इसका। ठीक है ना, ब्रह्म कुमारी संस्थान के, पहले तो अपने को बात करनी है ब्रह्म कुमारी संस्थान है कहां पर। ठीक है, कहां पर है? आबू रोड में। कहां पर है? आबू रोड। उसके बाद में ये इसके शांतिवन के डायमंड हॉल में सुरक्षा सेवा प्रभाव की आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण, ये है उनका विषय। विषय का नाम क्या? सुरक्षा सेवा प्रभाव के आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर आयोजित ये राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह संस्थान है कहां पर? आबू रोड में। इस संस्थान के मुख्य प्रशासिका कौन है? बीके मोहिनी दीदी, बीके मोहिनी दीदी। ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन और संगठन है। इसकी स्थापना दादा लेखराज कृपलानी ने 1937 में की थी। ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो है, इस संस्थान की स्थापना लेखराज कृपलानी ने 1937 में की थी। इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बिनाजपुरा गांव क्यों चर्चा में है? यह पोखरण यानी जैसलमेर में, पोखरण में स्थित यहाँ 17 अप्रैल 2025 को 1.3 गीगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी ने किया है। और यह देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट है, अपने आप में ये पहला एक सोलर प्लांट है जो क्या है, 90% तो मेक इन राजस्थान है और 100% क्या है, मेक इन इंडिया है। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई विदेशी तकनीकी नहीं है। 90% जो सिस्टम या फिर अपने जो खर्चा लगा है वो क्या है, मेक इन राजस्थान है। 10% अदर स्टेट का हो सकता है इसमें, और बाकी इंडिया से बाहर का नहीं है। 100% ये मेक इन इंडिया पर आधारित हैं। साझेदारी किसकी है? रीन्यू कंपनी और सेज जयपुर, दोनों की साझेदारी से ये बन रहा है। ठीक है, और राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। टोटल संभावना की बात करें सौर ऊर्जा में, तो राजस्थान कितने गीगावाट ये उत्पन्न कर सकता है? 142 गीगावाट की संभावना अब तक निर्धारित की गई है। आज राजस्थान देश में सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर है उत्पादन में। किसके उत्पादन में? सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है राजस्थान। तो पूरे देश में राजस्थान इस सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। और ऐसे में यानी धूप तेज धूप है, वो यही संभावना बनती है। तो इस मामले में अपने सर्व यानी सबसे अग्रणी है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान पर है? बताइए। अब अपने बात करेंगे विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान पर है। ये है 6ठे नंबर पर आ गया भारत। भारत में अब तक यानी कितनी हेरिटेज साइट्स है? 43 हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, और अब तक, और कौन से नंबर पर है? 6ठे नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 6ठे नंबर पर। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है इटली, उसकी 50 हेरिटेज नहीं, सॉरी इसका पता नहीं मेरे को आंकड़ा, आगे आगे अपने बता देंगे। ठीक है, पहले नंबर पर इटली है, परंतु भारत वाला इसमें दे रखा है, इसमें यानी 43 हेरिटेज साइट है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अर्थात बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया गया। ठीक है, तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अर्थात बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया गया। ये कहां पर ट्रायल किया गया था? मुंबई से अहमदाबाद। कहां पर? मुंबई से अहमदाबाद। ये जापान में जापान भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा, और 2027 में ये
यानी पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा। ये कॉरिडोर क्या हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले ये ट्रायल किया गया है, अभी ट्रायल किया गया मुंबई से अहमदाबाद में, और ये बुलेट ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने देश के, अभी वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना, ठीक है, और देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की है। वो कौन है, भूषण राम कृष्ण गवई, यानी BR गवई, BR गवई। ये 52वें होंगे, ये कौन से, यानी CGI हो गए 52वें, और वर्तमान में कौन है ये 14 मई से 52वें हो जाएंगे। 14 मई से इनका कार्यकाल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 14 मई से को भारत के 52वें CGI के रूप में शपथ लेंगे। पूर्व CGI KG बालकृष्ण के बाद में शीर्ष न्यायपालिका या न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित होंगे, ठीक है। तो बालकृष्ण पहले थे, और उसके बाद में ये दूसरे कौन हो जाएंगे, भूषण रामकृष्ण गवई। महाराष्ट्र की अमरावती में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षिण, यानी आप याद रखोगे 52वें न्यायाधीश बनने वाले हैं। 14 मई को क्या कर लेंगे, वो अपना यानी कार्य ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे हैं, यानी इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में पोचे फर्स्ट रूम, दक्षिण अफ्रीका में पोचे फर्स्ट रूम ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है इनविटेशनल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने मीटर ये भाला फेंका था ये बताना है। तो ये भाला फेंकने का जो रिकॉर्ड है वो कितना है, 52, यानी अपने 82.52 मीटर, 82.52 मीटर। कितना है भी, 82.52 मीटर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के ये पोटेफ्स्ट्रून इनविटेशनल, ये ध्यान रखना भी, ये क्षेत्र है, इसमें वहाँ इस जगह पर ये नीरज चोपड़ा खेलने गए हैं, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, और ये भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया। कितना दूरी पर भाला फेंका, ये 82.52, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है, जेवलिन थ्रो से। किससे है, जेवलिन थ्रो से। आगे बात करते हैं राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत 33 विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम जो है अभी वर्तमान में क्या कर दिया है, कुलपति, विश्वविद्यालयों के कुलपति का नाम चेंज करके क्या कर दिया, कुलगुरु कर दिया। क्या नाम कर दिया, कुलगुरु, ठीक है। और प्रति कुलगुरु का नाम करके क्या कर दिया, अपने प्रति कुलपति का नाम चेंज करके प्रति कुलगुरु। और इंग्लिश में नाम क्या रहेगा, इंग्लिश में इनका नाम रहेगा वाइस चांसलर ही रहेगा, ठीक है ना। पहले भी वाइस चांसलर था, और अब भी क्या रहेगा, वाइस चांसलर रहेगा, किसका नाम, कुलपति का। और हिंदी में क्या नाम रख दिया, कुलगुरु, यानी शिक्षा देने वाले हैं, न कि प्रशासनिक या स्वामित्व। ये जो कुलपति है ना, ये वर्ड क्या करता है, या तो प्रशासनिक या फिर स्वामित्व का एक मतलब प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में यानी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा स्वामित्व या प्रशासनिक क्षेत्र में ये भाव नहीं आना चाहिए, तो इसलिए कुलगुरु नाम रखा गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़े एवं ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मीसा या जेल में निरुद्ध किए गए राजस्थान के मूल लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिए जाने से संबंधित कौन सा विधेयक पारित किया गया है। तो याद रखें, राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 ये पारित किया गया है। याद रखिए, लोकतंत्र सेनानियों के लिए, ठीक है, राजस्थान के। और चीन में आयोजित मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025, ये ध्यान रखना भी, ये अपने चीन में बहुत सारे यानी आयोजन हो रहे हैं, तो वो अपने को लेना देना नहीं है, परंतु यहाँ पर मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 अवार्ड विजेता रही है अपने भारत की, यानी गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग ने, ठीक है, ये जीता है। और अनुराधा को भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये पहली है, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनने वाली अनुराधा गर्ग, ये भारत की प्रथम है, ऐसा गौरव प्राप्त करने वाली ये पहली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मीराबाई चानू को। याद रखें, मीराबाई
जानू को। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता और उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को हराया। याद रखें। आगे आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है। और 2009 से हम पृथ्वी दिवस मनाते आ रहे हैं। 2009 से पृथ्वी दिवस मनाते आ रहे हैं। कब से? और 2009 से। और इस बार जो है ना 2025 में इसकी जो थीम क्या रही है वो है आवर प्लेनेट और आवर पावर, अर्थात ऊर्जा के संसाधनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता का सीधा असर पर्यावरण और प्रकृति पर पड़ रहा है। इसलिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सोचना होगा। तो वैकल्पिक स्रोत है उन पर ये अपने को सोचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसलिए पर्यावरण को हानि न पहुंचे। ठीक है ना। तो ऐसे ये आवर प्लेनेट और आवर पावर ये इसकी थीम है। याद रखें, आवर प्लेनेट आवर पावर। और 22 अप्रैल 2009 से अपना रहे हैं। ठीक है, ये अपने मना रहे हैं पृथ्वी दिवस और 2025 की थीम ये है। आगे बात करते हैं भारत में कौन से राज्य ने सौर ऊर्जा में बेहतर प्रदर्शन किए? कौन कौन से राज्यों ने? राजस्थान 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर गुजरात है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ध्यान रखें ये सारे राज्य जो है ये सौर ऊर्जा के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता है। पहले में कौन है? चीन। दूसरे में कौन है? अमेरिका। और तीसरे नंबर में कौन है? ये भारत। तो पहले 5वें नंबर पर थे और वर्तमान में अब कितने पर आ गए हैं? 3 पर आ गए हैं। तो हम दुनिया के वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपने तीसरे नंबर पर है। ठीक है ना, उत्पादक और उपभोक्ता के मामले में। पहले 5वें पर थे, अब वर्तमान में किस पर आ गए हैं? तीसरे पर। तो पहले में चीन और अमेरिका और भारत ऐसे। तो भारत काफी यानी मामलों में नजदीकियां आ रहा है, प्रथम और सेकंड यानी प्रथम 5 में ये बाजी मार रहा है। यूनेस्को भारत की कितनी धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है? यूनेस्को के द्वारा भारत की कितनी धरोहरों को विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है? 14 को। ठीक है, कितने? 14 को। यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर दिवस पर ये श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। और विश्व में कुल 570 हो गई है टोटल कितनी हो गई है? 570। और भारत में कितनी हो गई है? 14। कितने? 14। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। और यह दिवस 1992 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1992 से। देश में डिजाइन किया गया पहले एआई सर्वर का नाम क्या है बताइए? यानी एआई सर्वर बनाए गए हैं। तो देश में पहला डिजाइन किया गया एआई सर्वर का नाम क्या है? आदिपोली। क्या नाम है? आदिपोली। हाल ही में राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस की तर्ज पर एक कैशलेस चिकित्सा सुविधा और शुरू की है। वो किसके लिए है? आरजीएचएस। ये तो है आरजीएचएस, आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, और ये क्या है? दूसरी इसकी तर्ज पर आरजेएचएस, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम। इसका मतलब ये पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। इसी में भी उनके जो अपने जो पत्रकार है और उनके परिवार में जो सदस्य हैं उनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। किस देश के उपराष्ट्रपति 21 से लेकर के 24 अप्रैल तक राजस्थान के दौरे पर है? अभी वर्तमान में अभी यही है। तो ये है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, राजस्थान में है अभी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये आए हैं, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जयपुर में हैं और इधर उधर पूरे राजस्थान में घूमे हैं। तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका नाम है जेडी वेंस, ध्यान रखना भी। ठीक है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी। वैदिक संस्कार
और शिक्षा बोर्ड के गठन, यानी इसका बोर्ड जो है, इसके गठन की मंजूरी मिल गई है। पहली बार गठित यह बोर्ड वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार का काम करेगा। बात एक इसमें होगी, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ये बोर्ड में सदस्य कितने होंगे, 22। 10 गैर सरकारी और 12 इसमें पदेन सरकारी सदस्य, सरकारी पदेन सरकारी सदस्य होंगे, ठीक है ना। और 10 इसमें गैर सरकारी होंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहेगा। कौन कौन सा विभाग रहेगा, संस्कृत शिक्षा विभाग। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को क्या बनाया गया है, प्रथम इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रथम इसका अध्यक्ष बनाया गया। याद रखें इसको, ये बोर्ड अभी नया बोर्ड है, गठित इसका गठन हुआ है, तो ये प्रश्न बन सकता है। बोर्ड का कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नवीन बोर्ड का गठन और उसके बाद नए अध्यक्ष का गठन और नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। बोर्ड का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, संपूर्ण राजस्थान रहेगा। क्या होगा, संपूर्ण राजस्थान बोर्ड का क्षेत्र होगा, ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये ध्यान रखो 15 जनवरी 2020 में। कब हुआ था ये, 15 जनवरी 2020 को। उद्देश्य क्या रहा, यानी योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण, गिरते जल स्तर को रोकना और भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना और वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना। इस अभियान के तहत सिरोही और पाली और जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों को प्राथमिक रूप से इनको इस योजना में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं, सिरोही, पाली और जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू और जयपुर। आप इन जिलों की ट्रिक बना करके और एक शब्द बना सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना का कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्घाटन किया। और भामाशाहों व प्रवासी अपने राजस्थानियों की भागीदारी रहेगी। इसमें भागीदारी किसकी रहेगी, भामाशाहों की, और प्रवासी भारतीय राजस्थानी है उनकी भी इसमें भागीदारी रहेगी। और 2027-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का इसमें निर्माण होगा। ये इसका यानी टारगेट है, इस अभियान का टारगेट है। चलो भी, ये अपनी करंट जी की क्लास जो है ये समाप्त हो गई है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूँ, और ये आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, सेकंड ग्रेड और RAS मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ऐसी जो क्लास नेक्स्ट अपने 2-4 दिनों के बाद में प्रश्न बढ़िया तरीके से तैयार होने के बाद में ये थोड़ी 20 आधे घंटे की लगभग क्लास होगी। ये एपिसोड सेकंड में आ जाएगी। और ऐसे में आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।